हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आज से हमने शुरू किया है स्टैटिक जो जीके है उसके एपिसोड कह सकते हो आप लोग। आज पहला एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको स्टैटिक जीके जो महत्वपूर्ण है और उनके साथ साथ एमसीक्यू कवर कराएंगे। लगभग अगर आपने 50 एपिसोड ये कर लिए तो मैं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम आपसे छूटने वाला नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये करना है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। क्लास अच्छी लगे तो शानदार सा कमेंट और अपने फ्रेंड्स को क्लास को क्या करना भाई, जरूर शेयर करना। आइए सबसे पहले देखो ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। ये मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ये पढ़ाने वाला हूं कि जो यूएनएससी है उसके स्थायी सदस्यों के बारे में। यूएनएससी से मतलब भाई, यूएनएससी से मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसके कितने स्थायी सदस्य होते हैं भाई? 5 होते हैं। कैसे याद करोगे भाई? कुल 15 सदस्य कह सकते हो, उसमें 10 अस्थाई और वही 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। कैसे याद करोगे? रूस का फेस, इतनी ट्रिक याद कर लेना, याद हो गई। रूस का फेस, एक एक ट्रिक से। रूस का मतलब इसमें रूस शामिल है, फेस मतलब फ्रांस शामिल है, ए मतलब अमेरिका शामिल है, चीन शामिल है, सी ये सी है, ध्यान रखना क्या है, सी। और भैया ई से इंग्लैंड। तो ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी। इन पे वीटो पावर होती है, इन पे भैया वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है? वीटो पावर इनके पास होती है। वीटो पावर का मतलब है निषेधात्मक शक्ति। कह सकते हो कि ये वीटो लगा सकते हैं। अगर कोई यूएनएससी में फैसला पहुंचता है, कोई केस की सुनवाई होती है किसी देश की, तो ये 5 देशों को अधिकार है कि वहां वीटो लगा करके उसे रोक सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो ये याद रखना, रूस का फेस हो गया याद भाई, ट्रिक से पढ़ाऊंगा। अब भैया और क्या, देखो शाहजहां ने क्या क्या चीज बनवाई थी उसकी ट्रिक देख लो। मत जा रेशमा दीवानी, भाई इतना याद कर लो बस, मत जा रेशमा दीवानी। ट्रिक कैसी है आप जरूर बताना। मत जा रेशमा दीवानी, मां से मतलब मयूर सिंहासन, किसका भैया? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और ता मतलब ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। जा मतलब जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। रे मतलब रेशमा बाग, शाहजहां बाग। मां से मोती मस्जिद, और दीवाने आम और दीवाने खास। दीवानी से मतलब दीवाने आम और दीवाने खास, दोनों ही किसने बनवाए थे भाई? ये शाहजहां ने बनवाए थे। आप ये बताओगे दीवाने आम दीवाने खास कौन से लाल किले के बनवाए थे, दिल्ली या आगरा? तो आप ये बताओगे दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था या आगरा का? ठीक है ना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी भाई, अच्छी शानदार सी ट्रिक है, तैयार कर लेना। आगे देखिए G8 सदस्यों के बारे में। जीजा कई बार फ्रांस गए, जीजा कई बार फ्रांस गए, बहुत महत्वपूर्ण है। G8 में 8 सदस्य हैं, वैसे अब ये 7 हो गए हैं, ध्यान रखना। वैसे ही अब कितने हो गए भाई? G7 हो गया। G8 वर्तमान में क्या है? G7 है, क्योंकि इससे रसिया को क्या कर दिया है? हटा दिया। रूस को 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण के लिए हटा दिया गया। जो क्रीमिया पर 2014 में रूस ने क्या कर लिया भाई? कब्जा कर लिया, इसीलिए G7 है। जी मतलब जर्मनी, जा मतलब जापान, का से मतलब कनाडा, ई से मतलब इटली, बा से मतलब ब्रिटेन, रा से रूस को हटा दिया गया, ध्यान रखना। फा से फ्रांस और आई मतलब अमेरिका। तो ये G7 के सदस्यों को याद रखना। अमेरिका कब हटाया, रूस कब हटाया? तो भाई 2014 के आक्रमण के दौरान हटा दिया था। ठीक है ना, तो ये भी ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए। आज अब ये विषाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है, कई एग्जाम में अभी हाल में एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, वहां से विषाणु से क्वेश्चन पूछ लेंगे। बड़े ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बड़े ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा हूं दिमाग में भर लो। बस क्या याद रखोगे? रेखा हमें हिट करके पौछे छोड़ गई, मतलब पीछे छोड़ गई, पौछे, ऐसे याद रखना, पौछे। रेखा हमें हिट करके पौछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पौछे छोड़ गई। रे से मतलब वायरस, देखो विषाणु से कौन कौन सी, देखो रेबीज, विषाणु, खसरा, खांसे खसरा, हा से मतलब हर्पेस,
मां से मेनिनजाइटिस, हा से हिपेटाइटिस, टा से ट्रोकोमा, करके मतलब साइलेंट, ठीक है ना, इसे छोड़ देना, इससे कुछ नहीं है। पो से मतलब पोलियो, ए से मतलब एड्स, चे से मतलब चेचक, छोड़ गई मतलब छोटी माता, डा से मतलब डेंगू ज्वर, गा से मतलब गलशोध, और ई से मतलब इन्फ्लुएंजा। सब विषाणु से, वायरस से, विषाणु मतलब वायरस से होने वाले लोग हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं भैया, ठीक है ना, बीमारी है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, याद कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है, देखो कह रहा है अब कह रहा भारत के अभी तक के प्रधानमंत्रियों की ट्रिक कैसे याद करोगे, बहुत इंपोर्टेंट है। जवाहरलाल इंदिरा ने, किसने, जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूं, राजीव मेरा पुत्र है। तब विश्व चंद्र नर अटल मिलकर, तब कौन, विश्व चंद्र नर अटल मिलकर गए देवेंद्र के पास अटल मन से मोदी का दीदार करने। तब विश्व चंद्र नर अटल मिलकर गए देवेंद्र के पास अटल मन से मोदी का दीदार करने। हो गए याद, आ जाओ फटाफट से। तो जवाब मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री, क्रम से भी हैं, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरणों मतलब चौधरी चरण सिंह, इंदिरा और राजीव, उसके बाद फिर विश्व मतलब बीपी, इनका नाम विश्व प्रताप सिंह था, चंद्र मतलब चंद्रशेखर, नर मतलब नरसिम्हा राव, अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, देव मतलब एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र मतलब इंद्र कुमार गुजराल, ये क्रम भी है। और अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, मन मतलब मनमोहन सिंह, ये 2 बार रहे थे लगातार, और मोदी मतलब नरेंद्र मोदी, ये तीसरी बार भी बने हैं, तीसरी बार भी मोदी इस बार बने हैं। तो इस तरीके से याद कर लेना बड़े ही आराम से। जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, इंदिरा, मैं इंदिरा हूं, राजीव मेरा पुत्र है। तब विश्वनाथ चंद्र नर अटल मिलकर गए देवेंद्र के पास अटल से मोदी का दीदार करने, अटल मन से मोदी का दीदार करने। मतलब ये अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, फिर मनमोहन सिंह 2 बार, और फिर उसके बाद वर्तमान में मोदी। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, चीजों को दिमाग में रखना है, ठीक है ना, चीजों को दिमाग में रखना है। आ जाइए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। कुछ एमसीक्यू मैंने कहा है इसमें मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा, ये स्टैटिक वो है कि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है पहला क्वेश्चन, काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ, ये हाल में एग्जाम में पूछा गया, ये हाल में एग्जाम में पूछा गया है। तो काकरा पारा है भैया सूरत गुजरात में, काकरा पारा कहाँ पे भैया, सूरत गुजरात में है, याद कर लेना। काकरा पारा परमाणु मतलब नाभिकीय परमाणु ऊर्जा बनती है यहाँ पे, इस चीज को याद कर लो। अगला है भैया, भारत में लोकसभा चुनाव जो लड़ना चाहता है, मतलब अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा क्या है, वो कितने चुनाव क्षेत्रों से लड़ सकता है। तो भैया मैंने कही नहीं, जैसे राहुल गांधी इस बार 2 से लड़े थे, वायनाड से, और भैया कहां से लड़े थे, और कहां से लड़े थे, दूसरा आप बताओगे, क्या अमेठी से लड़े थे या रायबरेली से, तो आपका जवाब होना चाहिए रायबरेली से। तो भैया ज्यादा से ज्यादा 2 क्षेत्रों से एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आपसे पूछे लोकसभा किस क्षेत्र में आती है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल क्या है, तो लोकसभा आर्टिकल 81 में है, ठीक है ना, आर्टिकल 81 में है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, ध्यान रखना, ठीक है ना। लोकसभा जो है ना, लोग जनता द्वारा वोट, जनता चुनती है, जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है, याद रखना, ठीक है ना। कितनी संख्या है भैया लोकसभा की, तो 550, कहीं कहीं 552 भी है, लेकिन 2 आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया है। 552 अधिकतम लोकसभा सदस्य हो सकते हैं, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है, क्या होता है, लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन। इसे निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी लोकसभा को कहते हैं, याद रखना। साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखना, इसे भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चुनाव लड़ने के लिए चुनाव की आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष के अगर आप हो, भारत के नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो,
तो आप लोकसभा का चुनाव भैया आराम से लड़ सकते हो। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक एक चीज सबको समझ में आ रही है? चलो भैया अगर आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? तो इसे कहते हैं एडवांटेज आउट। क्या कहते हैं? एडवांटेज आउट कहते हैं। याद रख लेना, रिसीवर के बाद, ठीक है ना, ड्यूस के बाद अगला अंक जो जीतता है उसे उस स्कोर को एडवांटेज आउट कहते हैं, ठीक है ना। आगे की ओर चलते हैं भैया। दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एनाकोंडा में एनाकोंडा कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, मानसूनी वनों में, या भैया शीतोष्ण वनों में, या बोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो मानसून और टेम्परेट और बोरियल में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। एनाकोंडा जो पाया जाता है वो विषुवत रेखा के पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में पाया जाता है। याद कर लेना इस चीज को, ठीक है ना भाई। इसके साथ ही आगे की ओर मूव करें। आगे अगला क्वेश्चन है भैया, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना। जिसमें देखो प्लासी का पूछे तो प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध पूछे का युद्ध आपसे पूछे तो भैया ये लड़ा गया था 1757 में। अंग्रेजों द्वारा पहला कूटनीतिक युद्ध था ये, ठीक है ना। दूसरा युद्ध पूछे सेकंड, ये सेकंड था और ये पहला था अंग्रेजों द्वारा। ये बक्सर का लड़ा गया था भैया। किसको? को 3 सेनाएं शामिल थी यहां, एक तो मुगल, एक बंगाल का नवाब और एक भैया अवध का नवाब, अवध नवाब, ये शामिल थे। यहां शाह आलम द्वितीय था, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला था और शुजाउद्दौला, और फिर यहाँ पे अवध का नवाब था, ठीक है ना। एक मीर, यहाँ तो मीर कासिम था, ठीक है ना, यहाँ शुजाउद्दौला था, ठीक है। तो यहाँ ये हार गए थे और अंग्रेजों की क्या हुई थी? यहाँ जीत हुई थी, अंग्रेज जीते थे। कौन? अंग्रेजों की जीत हुई थी और यहीं से अंग्रेजों ने द्वैध शासन स्टार्ट किया था। भारत में द्वैध शासन इन लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब दीवानी शक्ति खुद ले ली, दीवानी शक्ति अंग्रेजों ने अपने हाथ में रख ली, अंग्रेजों के पास थी, ठीक है ना। और निजामत जो शक्ति थी प्रशासनिक, वो निजामत शक्ति जो है नवाब को दे दी, नवाब को दे दी। किसे? नवाब को दे दी, ठीक है ना। तो यहीं से अंग्रेजों ने अपना स्थायित्व किया था, स्थायित्व बढ़ा दिया था भारत में, स्थायित्व बढ़ा दिया था भारत में, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां से उन्होंने क्षेत्र जीतना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो ये 1764 में हुआ था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भैया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। कह रहा निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो भैया कौन सा स्तूप है? तो ये माना जाता है कि सम्राट अशोक ने, मौर्य काल के महान शासक सम्राट अशोक ने स्तूपों का क्या किया था? निर्माण करवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो केसरिया स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है, ध्यान रखना। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है, ठीक है ना। तो स्तूपों का विकास किसने किया था? ज्यादातर अगर विकास पूछे, सर्वाधिक विकास माना जाता है तो सम्राट अशोक को। मौर्य वंश के शासक थे महान सम्राट अशोक, ठीक है भाई। बौद्ध धर्म भी, बौद्ध धम्म, धर्म नहीं धम्म की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, कई बार पूछ लेगा किसके बाद भैया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धम्म निकाला, मतलब सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को निकाला और युद्ध करना यहां से क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, ठीक है ना। आ जाइए भैया, अगला कह रहा है 1998 में एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्यंगना वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये पद्म भूषण मिला था इनको। कौन सा मिला था? पद्म भूषण। आपसे पूछा ना भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, तो देखो सबसे पहले अगर मैं पुरस्कार की बात करूं, सम्मान या पुरस्कार की बात करूं भारत की, ठीक है ना, इंडिया की, तो सबसे टॉप पर जो आता है वो भारत रत्न आता है। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरे पर पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण आता है, याद रखना। तीसरे पे भैया पद्म भूषण आता है, पद्म भूषण आता है।
पद्म भूषण, कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार तीसरे नंबर का है, ठीक है ना। और चौथे नंबर का पद्म श्री है, कौन सा है, पद्म श्री। तो ये भारत के मतलब नागरिक पुरस्कार हैं, ठीक है ना। कौन से नागरिक पुरस्कार हैं जो अच्छे काम करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना। आगे चले भैया, महावीर जयंती के महीने में मनाई जाती है, किस महीने में मनाई जाती है, तो भैया महावीर जयंती अप्रैल के माह में मनाई जाती है, याद रखना किस महीने में, अप्रैल के माह में, ठीक है ना। महावीर स्वामी कौन थे, तो ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कौन थे, जैन धर्म के तीर्थंकर, धर्म के तीर्थंकर थे, याद रखना, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक भी थे ये, वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे बेटा, ये वास्तविक संस्थापक भी थे, ठीक है ना। कितने तीर्थंकर है ये कौन से नंबर के, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो कितने तीर्थंकर रहे भैया, 24 रहे हैं, ठीक है ना, 24। आपको ये बताना पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको भैया ये बताना है कि भाई जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया, कह रहा है हेमिस महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव है जो प्रतिवर्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है भैया, तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख, ठीक है ना, भारत का सबसे उत्तरी जिला है, लेह इसकी क्या है, राजधानी है। आगे भैया कुछ इंपोर्टेंट ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम हैं, ये पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, हालिया दिनों में कई एग्जामों में पूछे गए। मनुष्य का आपको पता ही है वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस, क्या नाम है भैया, होमोसेपियंस नाम है, याद रखना। चूहा को रट्स कहते हैं, वैसे भी रेट से याद कर लेना, रेट मींस चूहा होता है। मेढक का भैया राना टिग्रिना, मेढक को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो भैया राना टिग। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, तो बिल्ली दूध फैला देती है, ऐसे याद कर लेना, फेलिस डोमेस्टिका। छिपकली, तो इसे लेंसर, लेंस वगैरह बिगाड़ देती है छिपकली दीवारों पे चढ़ के, तो लेंसर टिल्ला, लेंसर लेंसर टिलका, टिलिया, लेंसर टिलिया, याद रखना, ठीक है ना। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियर्स, क्या नाम है भैया, कैनिस फेमिलियर्स नाम है। भालू का वैज्ञानिक नाम पूछे तो भैया उर्सुस मेटिटिमस कॉर्निवेरा, उर्टुस मेटिटिमस कॉर्निवेरा, ये किसका है, भालू का वैज्ञानिक नाम है, कोई किसका भैया, भालू का वैज्ञानिक नाम है। एलोवीरा का वैज्ञानिक नाम एलोवीरा ही है। अफीम का पूछे तो पपवर सोनमीफेरुम, पपवर, पपवर सोनमीफेरुम किसका है, अफीम का है। काजू का पूछे तो एनकार्डियम ओरोमेटिकम, ये थोड़ा सा बार बार रिवीजन करने पर, बार बार देखने पर आपको याद हो जाएंगे, विश्वास करिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कॉफी का पूछे तो कॉफिया अरेबिका, अरेबिका एक कॉफी की प्रजाति भी है, याद रखना, ठीक है, नस्ल है। चाय का वैज्ञानिक नाम तो थिया साइनेनिसस, ठीक है। फूल गोभी का पूछे तो ब्रासिका ओलिरेसिया, ब्रासिका ओलिरेसिया किसका है, फूल गोभी का है। अदरक का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे कि भाई अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या, ये पूछा भी गया है, तो जिंजीवर पूछ लेते हैं, जिंजीवर ऑफिसिनेल, क्या नाम है, जिंजीवर ऑफिसिनेल नाम है। लहसुन का एल्यूमिनियम सेराइवन है, एलियम सेराइवन, एलियम सेराइवन। बादाम का पुरनस अर्मेनिका, पुरनस अर्नेमिका, तो महंगी चीज तो अमेरिका वाले खाते हैं ना, तो पुरनस अर्नेमिका, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। इसके साथ ही अगला है बेर का वैज्ञानिक नाम, तो ये जिसिफस मोरितियाना है, जिसिफस मोरितियाना। चुकंदर का बीटा बल्गारिस, बीटा बल्गारिस। टमाटर का लाइको प्रेसिकन एस्कुलेटम। पालक का पूछे तो स्पिनिया ओले रसायम, रसायम, ये पालक का हो गया। बैगन का पूछे तो एकोनीटियम, एकोनीटियम हेट्रोफिलम, एकोनीटियम हेट्रोफिलम किसका है, बैगन का है। जामुन का पूछे तो साइजियम क्यूमी, साइजियम क्यूमी है। तुलसी का पूछे तो ऑक्सीमेंट टेन्यूफ्लोरम, ऑक्सीमेंट टेन्यूफ्लोरम किसका भी है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अफीम का ये मैंने बता ही दिया, काजू का ये मैंने बता ही दिया। आगे आ जाइए, कॉफी का कॉर्पिया अरेबिका। आम का है मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा। अंगूर का है बिटियस, बिटियस। संतरा का पूछे तो साइट्रस सीनेंसिस, साइट्रस सीनेंसिस क्या है, साइट्रस सीनेंसिस। नारियल का पूछे तो कोको न्यूसीफेरा,
कोको न्यूसीफेरा किसका है? नारियल का है, याद रखना। काली मिर्च का है पाइपर नाइग्रम। काली मिर्च का क्या भैया? पाइपर, पाइप में भर के ले जाओ काली मिर्च को, ठीक है। केसर का पूछे तो क्रोकस सेटिवियस, क्रोकस सेटिवियस है इसका भैया। सौंफ का पूछे तो फिनिकुलम बेलगेरे, फिनिकुलम बेलगेरे किसका है? सौंफ का है। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पायरस क्यूमिनियस है, पायरस क्यूमिनियस ये किसका भैया? तो ये याद रखना नाशपाती का, सबके सब इंपोर्टेंट हैं, सबके सब भैया इंपोर्टेंट हैं। केला का है म्यूजा पैराडीसिएका, म्यूजा पैराडीसिएका। लीची का है लीची चिनीसिस। इमली का है तमार इंडस इंडिका। खीरा का है कुसुमिस सैटिवस, कुसुमिस सैटिवस, ठीक है। मोर का है पेवो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस। हाथी का है एफिलास इंडिका, एफिलास। डॉल्फिन मछली का है फ्लैटिनिस्ट गैंगेटिका, फ्लैटिनिस्ट गैंगेटिका डॉल्फिन का। घोड़ा का है इक्वस कैबेलस, इक्वस कैबेलस ये किसका भैया? ये घोड़ा का है, ठीक है ना, घोड़ा का। गाजर का डाकस कैरोटा है, डाकस कैरोटा किसका है? गाजर का है। मूली का वैज्ञानिक नाम तो ये रेफिनस सेटाइविस है। जीरा का है क्यूमिनियस सिमिनियम। ये कई बार आपको याद करने पर न्योकाते हो आपके दिमाग में फंस जाएंगे, ये ध्यान रखना। हल्दी का है कोकुम्बरा लोंगो, कोकुम्बरा लोंगो। सेब का मेलस ट्यूमिया या डोमोस्ट का भी याद रख लेना। अनन्नास का है अनन्नास पोमोजस। पपीता का है कैरिना पपीता, कैरी का पपीता, कैरी का। गधा का है इक्वस अरिनस, इक्वस अरिनस ये गधे का है, ठीक है ना। गाय का पूछ रहा है बांस इंडिकस। भैंस का है बोवालस, बोवालिस। बांग का है पैंथरा, पैंथरा शब्द आ जाता है, और टाइग्रिस। चीते का है पैंथरा पार्डुस, ठीक है ना। तो बांग और इसमें थोड़ा सा अंतर। लंगूर का है होमिनोडिया। बारहसिंगा का है रूसरबस डुबाउसेली। भेड़ का है ओबीजी अराइश। सुअर का है सुसक्रोका डोमेस्टिका, सुसक्रोका डोमेस्टिका। आगे आ जाइए। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। हिरण का है सर्वस एलाफस। ऊंट का देख लो कैमेलस डोमेडेरियस, कैमेलस डोमेडेरियस है। लोमड़ी का है कैनिडे, देखो ये कितना शानदार है। ये सब एक एक दो दो बार तैयार करने पर ऑप्शन में आप आराम से निशान लगा दोगे, ठीक है ना। खरगोश का है ऑरिस्टिकोलेगस कुनिकुलस। बैल का है बांस प्रीमीजीनियस टॉरस। बकरी का है कैप्टा हिटमस। शेर का है पैंथरा लियो। देखो ये बाघ पे चीता पे शेर पैंथरा आ रहा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन भी तो एमसीक्यू साथ ही साथ आपके लिए चल रहे हैं, एमसीक्यू इंपोर्टेंट आपको दिए जा रहे हैं बेटा। कह रहा है किस राजवंश की कांस्य प्रतिमाओं को लुप्त मोम विधि द्वारा प्रयोग करके बनाया गया? लुप्त मोम विधि द्वारा, तो याद रखना चोल वंश की जो प्रतिमा बनी थी, मूर्तियां बनी थी, वो भैया लॉस्ट वैक्स की विधि द्वारा बनी थी, है ना। मोम लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा एक भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो भैया कलारी पट्टियू की हुई थी। किसकी हुई थी? कलारी पट्टियू, कलारी पट्टियू की हुई थी। ये मार्शल आर्ट है, ध्यान रखना, केरल में। कह रहा अपील वह कैसा है से जुड़ा है? तो ये भैया किससे जुड़ा है? तो ये क्रिकेट से जुड़ा है। अपील किसमें की जाती है आउट होने की? भाई क्रिकेट में जुड़ी जाती, क्रिकेट में की जाती है ना, एम्पायर से अपील करते हैं। निम्न में से किस राज्य में कोलोरी झील है? तो कोलोरी झील जो है भैया वो आंध्र प्रदेश में है। किसमें है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील, कौन सी? कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, याद रखना, ठीक है। भारतीय त्योहार दशहरा एक प्रसिद्ध उत्सव है जो निम्न में से किस स्थान पर? दशहरा भैया कहाँ पे? मैसूर पैलेस में सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा मैसूर पैलेस, याद रखना। दशहरा का जब नाम आए तो आप लोग मैसूर पैलेस लगा देना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट दे रहा हूं, तैयार कर लेना आप लोग। आगे चलिए। कह रहा है अंबुवाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में? तो कामाख्या देवी के मंदिर में, कामाख्या मंदिर में से मनाया जाता है अंबुवाची मेला को, याद रखना। रिखम पद नृत्य निम्न में से किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। रिखम पद जो नाच है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का है। दिल्ली उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में की गई थी। कब की गई थी? 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और दिल्ली हाईकोर्ट कब आया? 1911 में आया, ध्यान रखना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। चेकमेट शब्द का निम्न में से किस खेल में किया जाता है प्रयोग? तो भैया ये शतरंज में किया जाता है। चेकमेट जो है
इसका प्रयोग चेस में किया जाता है। चेस में देखो यहीं से आया है निकल के, ये शतरंज से, ठीक है। कह रहा है प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को क्या कहते थे, तो पैसे वाले को वैदिक काल में गौमत कहते थे। क्या कहते थे? गौमत कहते थे, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा है भारत की अनुसूचियां देख लो, कितनी अनुसूचियां भाई मूल संविधान में? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान आपसे पूछे तो कितनी अनुसूची? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो भाई वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12, मतलब 4 अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा ऐड कर ली गई। तो देख लेते हैं बारीकी से, सबको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा पहली अनुसूची में क्या था, ध्यान रखना, पहली अनुसूची में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। पहली अनुसूची में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेशों का। अब ये संशोधित होकर के 28 राज्य हो गए होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद रख लेना, 36 राज्यों का। दूसरी अनुसूची में जो संघ के पदाधिकारी हैं, जो संघ के पदाधिकारी हैं, उन संघ के पदाधिकारियों के जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक, कह रहा है को मिलने वाले वेतन भत्ते की, वेतन भत्ते और भैया पेंशन की क्या दी गई है, उल्लेख किया गया है, इसमें याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं अगले की बात करूं तो तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हाईकोर्ट के न्यायालय को इनके शपथ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, देखो राष्ट्रपति को छोड़ देना, उपराष्ट्रपति को छोड़ देना और उच्चतम न्यायालय के और इनके न्यायाधीशों को छोड़ देना और राज्यपाल को छोड़ देना। राज्यपाल और लिख लो, राज्यपाल को छोड़ देना। इनको छोड़, क्योंकि ये आर्टिकल के तहत लेते हैं, इनको छोड़ करके सभी पदाधिकारियों की क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान। जो धर्म में आस्था रखते हैं वो शपथ लेंगे, जो धर्म में आस्था नहीं रखते वो प्रतिज्ञान लेंगे। नास्तिक क्या लेंगे? प्रतिज्ञान लेंगे। ये तो अनुसूची 3 के तहत लेंगे। चौथी अनुसूची में क्या, राज्यसभा सीटों का प्रतिनिधित्व के बारे में बातें की गई है, राज्यसभा सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। 5वीं अनुसूची में जो जनजाति हैं उनके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, 5वीं अनुसूची में, ठीक है ना। और 6ठी अनुसूची में AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। एक अनुसूचित क्षेत्र होता है, एक जनजाति क्षेत्र होता है, तो यहाँ जनजाति और यहाँ अनुसूचित और जनजाति दोनों क्षेत्र के बारे में 5वीं बात की गई है। अब 5 के बाद में अगर आप देखोगे देखो यहां से कुछ गैप हो गई है, मैं वैसे ही डिस्कशन करा दे रहा हूं। 6ठी हो गई, 7वीं अनुसूची आ जाइए। देखो मैं 7वीं यही ले रहा हूं। 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, एक राज्य सूची, एक भैया संघ सूची, शक्ति का बंटवारा है इसमें, और एक समवर्ती सूची। कह सकते हो शक्तियों के बंटवारा, इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है भाई, ये याद रखना। ये 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषाएं हैं। क्या है? भाषा। क्या है भैया? भाषा। तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 भाषाओं के बारे में जानकारी 8वीं अनुसूची में मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद की जो 8 भाषाएं वो संविधान संशोधन के तहत ली गई हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में आ जाइए। पहली संविधान संशोधन अनुसूची है, पहला ही संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तब बनाई गई थी। इसमें 284 कानूनों के बारे में बात की गई है, संपत्ति और भूमि से रिलेटेड कानून है 284। ध्यान रखना, किसी भी कानून को अगर सरकार, लगभग 283 कह रहा है, 283-84 के करीब है, याद रखना। सरकार किसी भी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो फिर भैया उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उस कानून को फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो EWS को सरकार ने अभी हाल फिलहाल में किस में डाला था? 9वीं अनुसूची में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले को, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की बात की गई है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल जो कर लेते हैं ना उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, सजा का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है ना।
11वीं अनुसूची की बात करूं तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में ली गई थी और इसमें ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण जो पंचायत, ग्राम पंचायत जो हैं, तो ग्रामीण शासन के बारे में, ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में बात की गई है। ग्रामीण स्थानीय शासन की बात की गई है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना, याद रखना। इसमें 29 विषय दिए गए, 29 विषय पर ये ग्रामीण पंचायती वालों को कानून या उन पर काम करने का अधिकार है। 12वीं और अंतिम अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें शहरी स्थानीय शासन के बारे में बात की गई है। शहरी या नगरीय स्थानीय शासन, शासन के बारे में क्या की गई है, बात की है। इसमें 18 विषय दिए गए हैं। कितने भैया इसमें? 18 विषय हैं। तो इस अनुसूची के तहत मेयर है, ठीक है ना, चेयरमैन है, महापौर हैं, ये सब बनते हैं, ठीक है ना, पार्षद, सभासद वगैरह, इस पार्षद वगैरह इसके तहत, और इस सूची के तहत जो प्रधान वगैरह, बीडीसी वगैरह, ये सब बनते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुसूचियां थी, याद रखना। अब ये भैया कुछ संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन है जो इंपोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। पहला संशोधन 1991 में आया था और 9वीं अनुसूची इसमें ऐड की गई थी। दूसरा 1952 में हुआ, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करता है। 7वां 1956 में आया था, ध्यान रखना। इसमें राज्यों का ए, बी, सी और दा में विभाजन किया गया था और 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित बनाए थे। कुल 20 राज्य इस समय बनाए थे, दिल्ली भी इसमें शामिल था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, दादर नागर, 10वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वां जो संविधान संशोधन था वो 1962 में आया था। गोवा दमन दीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था पहले, बाद में गोवा जो पूर्ण राज्य बना दिया गया था, ठीक है। 61 में लेकिन क्या किया था, 61 में पुर्तगालियों को भगा दिया, फिर 62 में शामिल कर लिया गया गोवा को। 13वां संशोधन 1962 में हुआ था। एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया था जिसमें नागालैंड को ऐड किया गया था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को क्या किया गया था भाई, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संविधान संशोधन बात करूं तो भाई 1963 में, इसमें पांडिचेरी को संघ क्षेत्र में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था, ध्यान रखना। इन संघ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमनदीप, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की क्या की गई थी, स्थापना की व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना, उस समय, ठीक है ना। आगे चलिए। 21वां संविधान संशोधन की बात करूं तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ध्यान रखना, 1967 में। 22वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ था। मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जोड़ा गया था। विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का व्यवस्था की गई थी, या मंत्रिपरिषद भी होगी और विधानमंडल भी होगा 1968 में। 24वां संविधान संशोधन 1961 में जोड़ा गया था। यहाँ मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था संसद को, ठीक है ना, इसके तहत। आ जाओ 27वां 1971 में हुआ था। यहाँ भैया उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्य, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर, त्रिपुरा, 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इनको राज्य बनाया गया था, इनको केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। लोकसभा की अधिकतम सीट 545 निश्चित की गई थी। इनमें से 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाएंगी, ऐसा कुछ। अब ये 2 वाला सिस्टम आंग्ल भारतीयों द्वारा खत्म कर दिया गया, जो आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत किए जाते थे, अब ये नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलिए। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1975 में। यहां सिक्किम को ये क्वेश्चन पूछा गया, 22वें राज्य के रूप में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। सिक्किम में पहले चोंग्याल वंश का शासन था, बाद में सिक्किम ने भारत में शामिल होने की इच्छा की तो इसे शामिल कर लिया गया। 37वां संविधान संशोधन 1975 में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, इसके तहत। अगर यही में ये बहुत, ये इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1976 में आया था, इसे लघु संविधान कहते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, देखो, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये यहां ये पंथ निरपेक्ष है, क्या है, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जोड़ा गया था। फिर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था की, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये पूछा गया किस समिति, समीक्षा अधिकारी में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा बढ़ाया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए और तत्व जोड़े गए थे, ठीक है, जिसके द्वारा शिक्षा, नाप तोल, वन और जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा के विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे इसी संविधान संशोधन द्वारा। और क्या किया गया था, 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, ये बोला गया था। देश के किसी एक क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया, क्योंकि तानाशाह एक राज्य यहां स्थापित हो रहा था। इसी को सही करने के लिए जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी तो मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की, और ये पहले गैर कांग्रेसी थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई, सबसे ज्यादा उम्र में भी बने थे। तो ये 44वां संविधान संशोधन लाए थे 1978 में। तो जो संशोधन इंदिरा गांधी ने किए थे, इन्हें लग रहा था गलत थे, उनको सबको बदल दिया इन्होंने। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया और इसे आर्टिकल 300A में रख दिया। 31 से हटा करके आर्टिकल 300 का या ए में रख दिया, ध्यान रखना, विधिक अधिकार के रूप में। कहां से हटाया, आर्टिकल 31 से। पहले ये क्या था, मूल अधिकार में आर्टिकल 31 में था, इसे हटा दिया। अब जो 1 साल कार्यकाल बढ़ाया था उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः किसे दे दिया, जो सुप्रीम कोर्ट को वर्जित कर दिया था। अब पुनः अधिकार, अगर इनके चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो पुनः अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे दिए जाएंगे, ऐसा फिर से किया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श भेजी जाएगी तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उसको दोबारा विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनः विचार के बाद राष्ट्रपति को फिर वो क्या करनी पड़ेगी, परामर्श माननी पड़ेगी। अनिवार्य कर दिया गया 1944 में संविधान संशोधन 1978 में, ध्यान रखना। व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता के अधिकारों को शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जाएगा, ये बोल दिया। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो जरूरी हैं, उनको लिमिटेशन नहीं करोगे। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में, इसमें दल बदल का एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून बनाया गया, जो दल को बदलते थे मंत्री पद के चक्कर में। 55वां संविधान संशोधन 1986 में आया, अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया, इसमें गोवा को दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा। दमनदीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संविधान संशोधन में वोट डालने की न्यूनतम जो आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर के 18 वर्ष कर दिया, ये इंपोर्टेंट है। 1989 में कौन सा संशोधन, 61वां, जो पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी उसे घटाकर कितना कर दिया, 18 साल वाला व्यक्ति वोट डाल सकता है, आज भी यही है। 65वां संविधान संशोधन कब आया भाई, 1990 में। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया, मतलब एससी आयोग और भैया एसटी आयोग बनाए गए, किस संविधान के तहत, 65वें संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। 70 सदस्यीय इसके लिए विधानसभा बनाई गई और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की क्या की गई, व्यवस्था की गई 69वें संविधान संशोधन में। आ जाओ भैया, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके लिए हैं, फटाफट से आ जाइए क्योंकि सब साथ ही साथ चलेगा। कह रहा है हाइपोपैराथायराइडिज्म, दुष्चिकित्सीय रिकेटस और पारिवारिक हाइपोफॉस्फोटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का उपयोग किया जाता है, तो याद रख लेना, बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। एर्गो कैल्सीफेरोल को, किसको, एर्गो कैल्सीफेरोल को किया जाता है। इसके साथ ही कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर गल पंगुछा, ये क्या है रविंद्रनाथ टैगोर की, तो ये शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानियां हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहां पे है, तो आर्कटिक महासागर को जब देखोगे साइबेरिया के पास, तो आप जब एटलस का मैप देखोगे तो ऊपर आर्कटिक महासागर है, उसके आसपास में व्हाइट व्हाइट ज्यादा दिख रहा होगा, वही क्या होते हैं भाई, वही महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं, याद रखना। तो सबसे चौड़े किसके हैं, आर्कटिक के, ठीक है ना, आर्कटिक महासागर। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, तो भैया ये की थी 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के बाद फाइनली उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर के 1932 में हरिजन की सेवा में लग गए। निम्न में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई, तो ध्यान रखना, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है, नागानंद भी है, रत्नावली भी है, कौन सी नहीं लिखी गई, तो अमुक्ता माल्यादा, अमुक्ता माल्यादा नहीं लिखी गई, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी
कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है। तो कुफक्कर कोशिका जो होती है, कुफक्कर कोशिका जो होती है वो स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है, याद रखना। कौन सी? कुफक्कर कोशिका। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा, अभी हमने ऐड किया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10। अब कितने हैं? 11। अब कितने भैया? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है भैया 51 का। 51 का भाग कौन सा है? 4 का भाग पूछे तो कौन सा है? तो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा खेल रैकेट से खेला जाता है? सबको पता है भैया, जो इसके बेस जो है ये खेला जाता है, ठीक है ना, इसको। आइए, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्या है भैया? क्लासिकल डांस। कुल कितने क्लासिकल डांस है? 8। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। केरल का क्या है? मोहिनीअट्टम और कथकली। आसाम का क्या है? सत्रिय। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। याद रखना है, ठीक है। चले भैया आगे, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुरी का मणिपुरी, याद रखना। आइए फटाफट से, खेत में बीज बोने का त्योहार यह झारखंड में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है खेत में बीज बोने वाला? तो रोहिणी त्योहार है। कौन सा है? रोहिणी, जो झारखंड मनाता है। इसे कौन मनाता है? झारखंड मनाता है। 3014 मीटर ऊंची जपकू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो जपकू श्रेणी जो है नागालैंड में है। ये पूछा गया है हाल में किसी एग्जाम में, इसीलिए आपके सामने लाया गया है। निम्न में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड क्या हैं? बैठे हैं। तो भैया खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था ये बम, याद रखना इस चीज को, ठीक है। कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। स्वराज्य शब्द ही यही लेके आए थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। कह रहा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। आप लोग भूल नहीं सकते। इस यहीं से स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, याद आ रहा हो तो। यहीं पे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खां वगैरह ने, ढाका में। शंभू महाराज को भारत में निम्न में से किस नृत्य में योगदान के लिए जाना जाता है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो कथक के लिए। ये कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का और कथकली केरल का है, याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं किस युद्ध के बाद भारत ने फ्रांसीसियों की जगह भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेज स्थापित हो गए? तो भैया बॉन्डीवोस का युद्ध था 1960 का। ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इससे पहले डचों को भगाया था बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने। बेदरा का जो युद्ध था 1959 का, उसमें डचों को भगा दिया। 1 साल बाद फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ दिया बॉन्डीवोस के युद्ध में, ठीक है ना। आगे कह रहा नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? तो ये भैया हमने आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड से, ठीक है ना, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके साथ अगला कह रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को अलग अलग क्षेत्रों से क्या करता है? मनोनीत करता है। सामाजिक क्षेत्र, खेल के क्षेत्र से, समझ में आ रहा, कला जिसे कहते हैं, कला के क्षेत्र से, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। समशीतोष्ण सदाबहार वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं वन? तो दक्षिण पूर्वी अमेरिका में भी पाए जाते हैं, दक्षिण चीन में भी पाए जाते हैं और दक्षिण पूर्वी ब्राजील में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, समशीतोष्ण। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही कह रहा बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है भैया। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या होता है? तो देखो ये 3 होते हैं पृथ्वी के भाग, अगर याद हो आपको तो।
सबसे नीचे क्रोड होता है, कौन सा होता है भाई, क्रोड, जिसे कोर भी कहते हैं। ये मेंटल होता है और ऊपर क्रस्ट होता है, इसे भूपर पट्टी कहते हैं। ये भूपर पट्टी है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो सबसे नीचे कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, कोर आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, पृथ्वी की अगर रेडियस पूछे आपसे तो 6371 किलोमीटर है, लगभग 6400 मान लेते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या है पृथ्वी की। अब आ जाओ, कुछ जो है स्टडी है, अध्ययन है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, पूछे जाते हैं। कह रहा है एंथोलॉजी क्या होती है, तो जहां फूलों का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, काष्ठ के पेड़ों का संवर्धन बढ़ाना, जंगल विज्ञान भी कहते हैं सिल्वीकल्चर को। सेरेलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को, जहां कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, किसके, शैवाल के अध्ययन को भैया फाइकोलॉजी कहते हैं, याद रखना। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्वेथोलॉजी, ये इक्वेथियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन होता है, याद रखना। और एटोमोलॉजी होता है कीटों का, एटोमो, टो मतलब कीटो। और डेंड्रोलॉजी पूछा गया है, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, इसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, याद रखना इस चीज को। और ऑफियोलॉजी कहते हैं सर्प का अध्ययन, सांप जो होते हैं उनका। पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीटों का अध्ययन। और एपीकल्चर कहते हैं भैया मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो उम्मीद कर रहा हूं क्लास आपको अच्छी लगती होगी। क्लास कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताया करिए। हर बच्चा कमेंट में सुंदर सा कमेंट जरूर किया करे। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। सब लोग ये बताओगे फटाफट से, देखो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब लाई गई, ठीक है ना, ये बताओगे। और सुप्रीम कोर्ट कब लाया गया, ये बताओगे आप। और भारत में पहली बार किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगती है जरूर क्लास को शेयर किया करिए, अपने स्टेटस पर लगाया करिए सभी बच्चे क्लासों को। अब ये वो क्लासें हैं स्टैटिक जीके की जो आपको थोक में नंबर देंगी, वो इंपोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। भारत माता की जय।